हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और भारत से कई वर्षों से फरार हैं। वर्ष 2020 में भारत बेल्जियम के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस प्रत्यर्पण संधि से इस बात की संभावना बढ़ी है कि मेहुल चोकसी को भविष्य में भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। उनका एक्सट्रेडिशन बेल्जियम से भारत को हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत मेहुल चोकसी की बीमारी का बहाना और कई तरह की कानूनी अड़चनें विशिष्ट भूमिका निभा सकती है, यानी उनकी भारत को प्रत्यर्पण के अंतर्गत कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरी केस की पृष्ठभूमि है, जिस केस की शुरुआत सामान्यतः 2018 के प्रारंभ में हुई थी, वर्ष 2018 के प्रारंभ में हुई थी, तभी ये केस सतह पर आया था। 13,850 करोड़ रुपए का जो घोटाला था ये सतह पर आया था, जिसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच पड़ चुकी थी, जब बहुत बड़ी संख्या में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से मेहुल चोकसी ने एक प्रकार से पीएनबी में 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले को जन्म दे दिया था। अगर हम पूरे केस की पृष्ठभूमि को जाने तो हीरा व्यवसायी मेहुल चोकसी 13,850 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में भारत में विशेष रूप से वांछित हैं और जनवरी 2018 से भारतीय अधिकारियों से ये बचते रहे हैं। एक प्रकार से उनको एक मेहुल चोकसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है भारतीय अधिकारियों को। शुरू में यानी वर्ष 2018 की शुरुआत में वो एंटीगुआ और बारबुडा भाग गए, जहां उन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। और वहां की नागरिकता प्राप्त करने का मतलब है कि वो भारत के नागरिक नहीं रहे। मार्च 2023 में एक और घटना ये घटी कि इंटरपोल ने जो मेहुल चोकसी के खिलाफ अपना रेड नोटिस जारी किया हुआ था वो रद्द कर दिया। रेड नोटिस का मतलब क्या होता है? रेड नोटिस का सीधा सा मतलब है कि जो विदेशी एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, प्रवर्तन एजेंसीज होती हैं, जो किसी व्यक्ति को लोकेट करने, उसके स्थान का पता लगाने और उसको प्रोविजनली गिरफ्तार करने से संबंधित रेड नोटिस होता है। रेड नोटिस का सीधा सा मतलब है कि विदेशी प्रवर्तन जो एजेंसीज होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति को लोकेट करने और उसको प्रोविजनली आप अनंतिम रूप से गिरफ्तार करने का वो नोटिस होता है। तो इस नोटिस को मार्च 2023 में एक प्रकार से इंटरपोल ने रद्द कर दिया और इसके बाद भारत की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, और भारत की जो सीबीआई है, उसने मेहुल चोकसी को लोकेट करने की अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको और दुरुस्त किया, उसको और बेहतर करने का प्रयास किया और लगातार इस काम में और तेजी से जुट गए। मेहुल चोकसी और उनकी पत्नी के बारे में ये माना जाता है और एक स्टेटमेंट बेल्जियम सरकार की तरफ से भी आया था कि उनकी पत्नी और मेहुल चोकसी 2025 की शुरुआत से बेल्जियम में रह रहे हैं, बेल्जियम चले गए थे और बेल्जियम में अब उनकी गिरफ्तारी से भारत में उनके प्रत्यर्पण की, एक्सट्रेडिशन की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ गई है। तो एंटीगुआ की अगर आप बात करें तो एंटीगुआ बारबुडा कहाँ पड़ता है? ये स्थिति आप देखिए, कैरिबियन सी है, यहाँ पर ये अटलांटिक सी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अवस्थिति है एंटीगुआ बारबुडा की। एक द्वीप समूह है और कई द्वीपों से मिलकर के बना है, दो मुख्य द्वीप है इसमें। अगर हम पीएनबी घोटाले की बात करें तो ये कब से कब तक इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ? वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से संबंधित ये धोखाधड़ी है। चोकसी यानी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ कुछ मिलीभगत की और बिना किसी जमानत के, संपार्श्विक के यानी कोलेट्रल के, बिना किसी जमानत के विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी से वचन पत्र, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का प्रयोग किया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब, इसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है तो आप इस पूरे घोटाले को समझ जाएंगे। मान लिया कोई भारतीय कंपनी है और भारतीय कंपनी, मान लिया हीरे की ही कोई कंपनी, हीरा निर्यात की कोई कंपनी, इस संदर्भ में ये उदाहरण ज्यादा ठीक रहेगा, हीरा निर्यात की कोई भी भारत में कंपनी है और ये विदेश से, मान लिया यूएई से कोई अपना मटेरियल, कच्चा माल मंगाना चाहती है, कच्चा माल मंगाना चाहती है और वहां की किसी व्यापारी से समझौता करती है कि वो उसको कच्चा माल भेज दे। कच्चा माल कब भेजेगा? जब इसका
ये व्यापार ये इसको पैसे भेजे। तो पैसा भेजने के लिए क्या व्यवस्था होती है कि मान लिया अगर इसने इस पैसे की व्यवस्था करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल कर लिया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो ये क्या है, ये है कि ये यूए के बैंक को एक प्रकार का वचनबद्धता है, एक प्रकार से बैंक सिक्योरिटी है। यूए के किसी बैंक से कहेगा कि जो यहाँ कच्चा माल इस कंपनी को भेजेगा उस व्यक्ति को आप यूए के किसी भी बैंक से कहे उसे आप पैसा उपलब्ध करा दें, और कुछ समय के बाद जितना भी समय निर्धारित हो यहाँ का ये हीरा निर्यात कंपनी जितना मान लिया 3 महीने की पीरियड है, ये जितना पैसा वहां के कच्चा माल भेजने वाले व्यक्ति को वहीं का बैंक उपलब्ध कराएगा, तो 3 महीने के बाद इसको ये पैसा दे दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति इस पैसे को उपलब्ध नहीं करवाता है तो बैंक इसको उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि बैंक ने एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस व्यक्ति को उपलब्ध करवाया है। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आप कह सकते हैं कि एक वचनबद्धता है बैंक की तरफ से, और ये दूसरे देश के बैंक को ये कहता है कि हमारी तरफ से आपको गारंटी दी जाती है कि व्यक्ति या तो पैसे चुका देगा, और अगर व्यक्ति ने आपके पैसे नहीं चुकाए हैं तो हम इसकी तरफ से पैसा चुकाएंगे। इसी तरह से वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पीएनबी से हासिल किए, और यूएई के किसी बैंक के माध्यम से वो लगातार अपने व्यवसाय के लिए पैसा धन प्राप्त करते रहे। और फिर जब वो पैसा चुकाना था तो ये लोग क्या हो गए, गायब हो गए। और ये पैसा, इसकी कीमत कितनी थी, 13,850 करोड़ रुपए, और ये पैसा किसको चुकाना पड़ा, पीएनबी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और भारत के सबसे हाल फिलहाल के सबसे बड़े घोटालों में ये शामिल है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आप समझ गए होंगे। घोटाला लगभग 14,000 करोड़ रुपए यानी 13,850 लगभग 14,000 करोड़ रुपए का था, और इसे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी घोटाले में शामिल किया जाता है। भारतीय अधिकारियों ने इसके बाद कार्रवाई भी की। वर्ष 2018 के प्रारंभ से कार्रवाई करते हुए, और जो कंपनी थी, जो हीरा व्यापारियों की कंपनी थी, मेहुल चोकसी की जो कंपनी थी गीतांजलि ग्रुप, उससे जुड़ी हुई 2500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को भारतीय अधिकारियों ने जब्त भी किया, ताकि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जा सके। अब मेहुल चोकसी प्रत्यर्पित होंगे या नहीं होंगे, इसमें भारत बेल्जियम की वर्ष 2020 की संधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि, कब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और बेल्जियम के बीच, मार्च 2020 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, और तभी इसको अनुसमर्थित भी किया गया था, यानी इसको रेटिफाई भी कर दिया गया था। और इसने किसका स्थान लिया था, इसने 1901 के समझौते का स्थान लिया था। 1901 का ये समझौता किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन, जिसका भारत पर उस समय कब्जे था, ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच ये समझौता हुआ था। तो ये कई मायनों में कई तरह के पुराने कानूनों से जकड़ा हुआ था, पुराने कानून की जकड़, और इसके दायरे को भी कई तरह से, इसके दायरे भी बहुत सीमित थे और कई तरह की प्रक्रियाएं भी बहुत जटिल थी। और इसलिए वर्ष 2020 में भारत और बेल्जियम ने एक नया समझौता किया 1901 के समझौते के स्थान पर। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा इस प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से खड़ा किया गया, और इसमें कुछ गंभीर अपराधों को शामिल किया गया कि अगर कुछ व्यक्ति गंभीर अपराधों में शामिल होते हैं जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसमें कई तरह की शर्तें लगाई गई, यानी एक शर्त यह थी कि अगर दोनों देशों के कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, ऐसा आर्थिक अपराध करता है जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा निहित है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा गंभीर अपराधों में धोखाधड़ी यानी फ्रॉड, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक विश्वासघात करना और साजिश के आरोप जैसे अपराधों को शामिल किया गया, और यह तय किया गया कि कम से कम 1 वर्ष की जेल की सजा वाले अपराधों पर यह लागू होगा। यानी दोनों देशों की जो कानून है उसके अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें दोनों देशों के कानून के अंतर्गत 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने का निर्णय लिया जा सकता है। तो मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के आधार किस प्रकार से खड़े होते हैं, यानी मेहुल चोकसी भारत प्रत्यर्पित होगा, इसमें कई तरह के आधारों पर हम बात कर लेते हैं। भारत प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, कब कर सकता है,
यदि अपराध के लिए दोनों देशों में एक या एक से अधिक वर्ष के कारावास का प्रावधान है, व्यक्ति बेल्जियम क्षेत्र में पाया गया है, तो मेहुल चोकसी बेल्जियम क्षेत्र में पाया गया है और अपराध जो उसने किया है 1 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है, तो यहां पर मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित करने का एक आधार का निर्माण हो जाता है। प्रत्यर्पण से इनकार कब किया जा सकता है बेल्जियम के द्वारा? अगर अपराध राजनीतिक या सैन्य प्रकृति का हो। इसको आप सामान्य तौर से समझिए, केवल मेहुल चोकसी के संदर्भ में नहीं कि बेल्जियम द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से कब इनकार किया जा सकता है भारत को? जब अपराध की जो प्रकृति है वो राजनीतिक और सैन्य हो, या जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव प्रतीत हो, या अपराध कानून के तहत समय सीमा समाप्त होने पर किया गया हो, और अपराध में अगर मृत्युदंड का प्रावधान है तो भारत मृत्युदंड नहीं दे सकता। भारत को पहले यह आश्वासन देना होगा कि मृत्युदंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, तभी किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। बेल्जियम अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई बेल्जियम का नागरिक है, बेल्जियम का सिटीजन है, तो उसको प्रत्यर्पित करने के लिए बेल्जियम बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। चोकसी कहां के नागरिक हैं? एंटीगुआ बारबुडा के नागरिक हैं। न तो वो बेल्जियम के नागरिक हैं और न ही भारत के नागरिक हैं। हालांकि उनको प्रत्यर्पित करने में एक मुख्य समस्या ये हो सकती है कि उनकी बीमारी का बहाना हो सकता है। आप जानते हैं कि वो कथित तौर पर रक्त कैंसर की स्थिति से पीड़ित हैं और अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए वो इसका सहारा ले सकते हैं। और इसका सहारा लेने के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ प्रकार की कानूनी अड़चनें भी हैं और कानूनी अड़चनों को पूरा करने के लिए कुछ लंबा वक्त भी लग सकता है। भारत सरकार की इस प्रकार के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो वर्ष 2018 में भारत ने एक कानून पारित किया था जिसको हम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के नाम से जानते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया था। संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार को दिया गया था और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य मुख्य तौर से यह था कि जो भी व्यक्ति 100 करोड़ से अधिक के अपराध में संलिप्त हैं, उन लोगों पर इस प्रकार का नकेल कसी जाए, क्योंकि वो विदेश में रहकर प्रोसिक्यूशन से बचते हैं, अभियोजन से बचते हैं, तो वो अभियोजन से न बच सके या उन्हें आर्थिक रूप से दंड, एक प्रकार से उनके दंड की व्यवस्था की जाए। इसलिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम विशेष रूप से उनको दंड देने के अंतर्गत महत्व रखता है। यह विधेयक भारतीय न्यायालयों को व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम इस बारे में न्यायालयों को सक्षम कर देता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध करके भारत से बाहर जाता है तो वो उसको भगोड़ा घोषित कर सके। बिना दोष सिद्धि के संपत्ति जब्त की जा सकती है जिससे वसूली में तेजी आ सके। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब दोष सिद्ध हो जाएगा तभी उसकी संपत्ति जब्त होगी। आपने देखा कि गीतांजलि ग्रुप की 2500 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है भारत के अधिकारियों के द्वारा। इसी अधिनियम की ये बदौलत है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध करके बाहर भाग जाता है तो दोष सिद्धि का इंतजार किए बिना उस पर केस चला करके उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। और चोकसी और नीरव मोदी इस कानून के तहत लक्षित किए जाने वाले पहले हाई प्रोफाइल व्यक्तियों में शामिल हैं। तो इस कानून का भी विशिष्ट महत्व है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं। एक हिंदी माध्यम का, एक अंग्रेजी माध्यम का बैच संबंधित है आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस ऑफलाइन बैच है। और हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, उस कॉल करके एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक सूचना और है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है। किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और अब आपको मिलेगा अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप, जिसके माध्यम से आईएएस जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण फीचर हैं। एक है एआई समरी, आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। क्विक रिवीजन के लिए जरूरी है कि लंबे लंबे लेक्चर बिंदु फॉर्म में प्राप्त हो जाएं। एआई समरी के माध्यम से लंबे लंबे लेक्चर को आप बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा फीचर है एआई क्विज। एआई क्विज के माध्यम से जो भी आपका लेक्चर चल रहा है उस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे
आप उन प्रश्न को सोल्व करिए और आप अपने आप को जांच सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि कोई भी लेक्चर आपको कितना समझ में आ रहा है। तीसरा है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे। ये रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का लेक्चर के दौरान संशय होता है तो उस संशय के निवारण के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत उसका उत्तर पा सकते हैं। इससे आपका लेक्चर और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, संशय निवारण में आपको मदद मिलेगी। तो अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए कौन सा कानून वर्ष 2018 में लागू किया था? आपके सामने ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।